हाय चिल्ड्रंस, मेरा नाम हिमांशु जिंदल है एंड आज हम गुड़गांव यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस एंड एमएल कोर्स का हम मैथ्स का सिलेबस कवर करेंगे फॉर द एंड सेम। एंड जो भी सिलेबस होगा इसमें वो प्रॉपर पूरा गुड़गांव यूनिवर्सिटी के सिलेबस के थ्रू रिगार्डिंग होगा। सो इसमें स्ट्रिक्ट कोई पैटर्न में फॉलो नहीं करूँगा पढ़ाने का, बट I will cover first two units, unit 1 and unit 2 in the first video. So we will start with the probability. So what's the probability? Probability का मतलब होता है बेसिकली चांसेस, कि कितने परसेंट चांसेस किस चीज़ के हैं। कि मतलब कल को हमें कौन सी क्लास बंक करनी है तो उसके चांसेस कितने हैं, कल कौन सी टीचर आएगी नहीं आएगी उसके चांसेस कितने हैं, तो दैट्स प्रोबेबिलिटी ओनली। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो जर्नल फॉर्मूला जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो होता है number of favorable outcomes divided by में number of total outcomes। ये सिंपल सा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। नाउ अब इसमें हमारा एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास एक क्लास है CSC की क्लास। उस CSC की क्लास में हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं। अब उसमें से ये देखना है कि मास बंक करने की हम सोच रहे हैं कि क्लास बंक करेगी या नहीं करेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 50 स्टूडेंट्स में से हम सभी स्टूडेंट्स की येस या नो लेके चलेंगे कि हर एक स्टूडेंट का या तो येस हो सकता है या नो हो सकता है। तो उसमें से कितने टोटल आउटकम्स कितने हुए, 50 आउटकम्स टोटल आएंगे। और उसमें से लेट से हमारे पास सिर्फ 25 स्टूडेंट्स है जिन्होंने कहा है कि हम मास बंक करेंगे और 25 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम मास बंक नहीं करेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए मास बंक करने के 25। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दैट वुड बी यूर 0.5 प्रोबेबिलिटी, यानी 50% ऑफ द पीपल 50% ऑफ द स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मास बंक करें और 50% नहीं चाहते कि हम मास बंक नहीं करें। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी हमारी दो टाइप की होती है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, दैट इज़ रैंडम वेरिएबल। नाउ रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि समझ में आ रहा है कि वेरिएबल अभी तक हम जो मैथ्स में पढ़ते आए हैं x, y, z, these all are variables and random means कि मतलब इनकी कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ आ सकती है, लाइक जैसे 1.5, 0.78 और 2.32। सो ऐसे कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ आ सकते हैं। इनफैक्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि डेसिमल वैल्यू ही आए, हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है। सो दिस इज़ रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जैसे एक हमने कॉइन को टॉस किया, हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉइन और टॉस अ कॉइन। हमने एक कॉइन को टॉस करने का एग्जांपल लिया, तो उस टॉस अ कॉइन में हमने क्या देखा कि रैंडम वेरिएबल हमने क्या सेट कर दिया कि रैंडम वेरिएबल हमने नाम दे दिया रैंडम वेरिएबल का x। इन जनरल आगे जहाँ भी देखोगे कैपिटल X दैट वुड बी रैंडम वेरिएबल ओनली। सो कैपिटल X का मतलब हो गया रैंडम वेरिएबल। और इसका हमने क्या रखा कि नंबर ऑफ़ हेड्स कितने आ सकते हैं। सो अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया है एक ही बार, तो उसमें या तो हमारे पास हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो इसके रैंडम वेरिएबल में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इस x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारे पास, या तो अगर हमारे पास टेल आएगा तो हेड आया ही नहीं, तो यानी x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या फिर हमारे पास अगर ये हेड आया ऑप्शन में तो हेड कितना आया 1, तो यह 1 हो सकती है। तो मतलब अगर एक पॉइंट को टॉस करते हैं हम, तो उसके अंदर हमारे पास अकरेंस ऑफ हेड कि मतलब कितने हेड्स आएंगे उसकी वैल्यू हो सकती है 0 या 1। अगर मैं इसी को 2 में ले लूँ, अगर हम टॉस अ कॉइन ट्वाइस, कि अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या सैम्पल स्पेस आ सकता है हमारा, कि मतलब या तो हमारे पास पहली बारी में हेड आया या टेल आया, फिर दूसरी बारी में फिर हेड आया फिर टेल आया, या जब टेल आया था तो तब हमारा हेड भी आ सकता था अगली बारी में या टेल भी आ सकता था। तो यहाँ से हमारा टोटल क्या बन के आया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। सो ये हमारा क्या हुआ, सैम्पल स्पेस। तो पहले सैम्पल स्पेस को देख लेते हैं हम क्या होता है। सैम्पल स्पेस क्या होता है कि हमने कोई इवेंट अकर किया, कि हमने कोई कॉइन को टॉस किया 2 बार किया, या फिर हमने डाइस को रोल किया, तो उसमें हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं।
वो हमारा होता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में वो सारे आउटकम्स हो सकते हैं जो आ सकते हैं। अभी हमने इसमें कोई फ़िल्टरिंग मेथड नहीं लगाया कि अगर मैं दो डाइस को रोल करता हूँ, एक डाइस को मैं रोल करता हूँ तो उसमें क्या क्या आ सकता है मेरे पास, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6। तो ये इसका सैम्पल स्पेस हुआ। अगर मैं एक ही डाइस को मैं 2 बार रोल करता हूँ तो उसमें क्या क्या आ सकता है। अब इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनाया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 एंड सो ऑन। सो ये हमारा सैम्पल स्पेस हो सकता है अगर हम दो डाइस को रोल करते हैं। पहले बारी में 1, फिर दूसरी बारी में 1, 1 फिर 2, 1 फिर 3, ऐसे ऐसे करके। सो दिस इज़ द सैम्पल स्पेस। अब जब हमने कॉइन को टॉस किया था 2 बार, तो इसमें हमारा जो सैम्पल स्पेस आया था वो हमारा हेड हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हमारा ये सैम्पल निकल के आया। अब हमारा जो रैंडम वेरिएबल था नंबर ऑफ़ हेड्स, अब इसमें हमारी एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है कि अगर हमारे पास ये आया तो उसमें हेड कितने हुए, 2। अगर हमारे पास ये आया तो कितने हुए, 1। ये आया तो अगेन 1 जो हम लिख चुके हैं, टेल आया तो 0। तो मतलब अगर मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस करता हूँ तो उसके अंदर मेरे हेड जो है वो या तो 0 बार आएगा या 1 बार या 2 बार आ सकता है। मैक्स टू मैक्स ये होगा। तो ये हुआ रैंडम वेरिएबल कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है और उसकी रैंडम वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती है। सो दिस वाज द रैंडम वेरिएबल सैम्पल स्पेस इवेंट्स हो गए। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट का मतलब हमारा छटा हुआ कि हमारे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही आएंगी, और डिस्क्रीट यानी हमारी 0 आ सकती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे इंटीजर वैल्यूज़। और कॉन्टीन्यूस में आएगा हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ भी आ सकती है, 0.1, 0.2 चलते रहते 1, 1.1 ऐसे डेसिमल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। अगर डिस्क्रीट का एग्जांपल है तो हमारे जैसे अभी हम देख के आए कि अगर हमने एक डाइस को रोल किया है या फिर हमने कॉइन को टॉस किया है तो उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी जैसे रैंडम वेरिएबल की 0, 1, 2 ये सारी डिस्क्रीट थी हमारी। जब डाइस को रोल किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी वैल्यूज़ वेरिएबल की 1, 2, 3, 4, 5 ये भी सारी क्या थी, डिस्क्रीट थी। कंटिन्यूस का एग्जांपल क्या हो सकता है कि अगर मेरे को टेम्परेचर मेजर करना है कि दिल्ली में इस टाइम टेम्परेचर क्या है, तो उसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, इनके बीच की वैल्यू भी आ सकती है जैसे 34.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस केस में जो वैल्यूज़ हुई, जो रैंडम वेरिएबल हुआ हमारा टेम्परेचर, वो उसकी हमारी कंटिन्यूस वैल्यू भी आ सकती है। तो ये हुआ हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। और डिस्क्रीट के लिए जो प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूस के जो लिखी जाती है वो होता है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट को हम ओके डिस्क्रीट वाले फंक्शंस को हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और कंटिन्यूस वाले को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्योंकि इसमें हमारा डेटा जो होता है वो पूरा डेंस होता है, बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यू भी होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। PMF और PDF दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट अभी हम देखेंगे क्या फ़र्क होता है। सो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। अब हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि रैंडम वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं और इनका क्या मतलब होता है। अब हम देखेंगे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है
डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोबेबिलिटीज़ को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द रैंडम वेरिएबल्स। कि जैसे हमने ये जो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल बनाया था, जब हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया था तो सैम्पल स्पेस आया था, सैम्पल स्पेस से हमने रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करी थी कि 2 1 0। तो उसमें प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं अब हम वो देखेंगे। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं टॉस अ कॉइन ट्वाइस, आपकी से अगर हम वही एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉइन को टॉस किया तो उसका जो सैम्पल स्पेस आया हमारे पास वो आया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। एंड इसमें हमारा नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो है हमारे नंबर ऑफ हेड्स, कि कितने हेड आने लग रहे हैं हमारे हर एक आउटकम में। तो एक्स की वैल्यू हमने पहले भी देखी थी, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है। सो हम इनकी प्रोबेबिलिटी सेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू स्मॉल x, जहाँ पे x तो हमारा रैंडम वेरिएबल है और x इज इक्वल टू स्मॉल x का क्या मतलब हुआ कि इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जब ये थी स्मॉल x, और स्मॉल x का क्या मतलब है 0 1 2, ये सारी वैल्यूज़ पर्टिकुलर वैल्यूज़ 0 1 2। सो ये अब जब 0 था हमारा तो 0 4 में से हमारे पास 0 कितनी बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, 1 बार 1 बार 1, इसमें 0 है। तो यानी एक हमारा एक ऐसा आउटकम है जिसमें हमारा हेड जो है वो 0 टाइम्स आ रहा है। तो यानी 1 आउट ऑफ कितने 4, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हुआ 1, और टोटल आउटकम कितने हुए 4, 1 2 3 4, सो 1/4। और एक बार कितनी बार आ रहा है, इसमें आ रहा है एंड इसमें आ रहा है, सो 1 2, सो 2/4। और 2 कितनी बार आ रहा है अगेन 1 तो 1/4। तो ये जो हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें एक कमाल की बात क्या है कि अगर हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करेंगे, कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 2, अगर हम तीनों को प्लस करते हैं, x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 4/4 दैट इज़ 1। सो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका है कि पता लगाने का कि क्या हमने वैल्यू सही रखी है नहीं रखी। जितनी भी नीचे प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी उन सबको प्लस करने पे हमेशा हमारा 1 आना चाहिए। अगर वो 1 नहीं आ रहा तो मतलब तुम्हारी कुछ गलती हुई है अभी, तो वो चेक करना होगा हमें। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो हमने एग्जांपल देखा इसमें रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्क्रीट थी, तो इसको हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोला हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, कंटिन्यूस में हमारे पास यहाँ कंटिन्यूस वैल्यूज़ होंगी। तो इसको इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लिख सकते हैं कि समेशन ओवर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x इक्वल टू एक्स आई, जहाँ पे i की वैल्यू 0 से 1, मतलब ये है हमारा x0 x1 x2। स्मॉल x जो है वो स्मॉल x हमारी वैल्यूज़ हैं और ये है हमारे नंबर्स x0 0 x1 1 x2 2, मतलब हमारे पास 3 वैल्यूज़ है x0 x1 x2। तो अब हमने उन तीनों वैल्यूज़ को मतलब i इक्वल टू 0 से लेकर n तक जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ है, अगर हम उन सारी वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी का अगर हम प्लस करते हैं, समेशन यानी प्लस करते हैं, तो हमारे पास वो इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। तो हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है तो 1 लाइन की डेफिनेशन लिखी और साथ में ये फॉर्मूला लिखा, तो हमारे मार्क्स पूरे। कंटिन्यूस में क्या फ़र्क होता है, बस कंटिन्यूस में हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती है डेसिमल वैल्यू। अब डेसिमल वैल्यू में हम समेशन नहीं लगा सकते, समेशन लगाने पड़ेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो समेशन की जगह हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रल, इंटीग्रल फ्रॉम प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू x dx इक्वल टू 1, मतलब x की जितनी भी वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, अगर उन सारी वैल्यूज़ को हम इंटीग्रल कर दें, यानी इंटीग्रल यानी प्लस ही होता है, बस कंटिन्यूस के लिए इंटीग्रल आ जाता है। तो अगर हम इंटीग्रेशन कर दें उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दैट रैंडम वेरिएबल, तो अगर हम हमारा 1 के इक्वल आ रहा है तो वो आता है हमारा कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये दो फॉर्मूलेज होते हैं हमारे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। इस पर हमारे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 0 1 2 3 और ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है, लेट्स से प्रोबेबिलिटी इज़
1/2 ओके. सो एंड इधर लेट्स से 3/2 एंड इधर k. सो वो ये बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब हमें पता है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यानी समेशन अगर हम देखेंगे, समेशन इसलिए यूज़ किया क्योंकि डिस्क्रीट था. तो समेशन अगर हम करते हैं सारी प्रोबेबिलिटीज़ का x इक्वल टू एक्स आई का फ्रॉम i इक्वल टू 0 से लेकर n, यानी x0 x1 x2 xn x3 सॉरी, अगर हम इन सारी वैल्यूज़ का प्लस करते हैं तो हमारा 1 के इक्वल आएगा, यानी 1/2 प्लस 3/2 प्लस k प्लस 1/2 1 के इक्वल आना चाहिए. तो यहाँ एलसीएम लेंगे हम 1 प्लस 3 प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 1. दैट वुड बी 3 प्लस 1 4 5 प्लस 2k इक्वल टू 2. सो 2k इक्वल टू सॉरी 2k इक्वल टू -3 एंड k इज़ -3/2. ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझाया था, बट हमेशा कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आ सकती. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आती है. प्रोबेबिलिटी ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. ओके. सो k की वैल्यू सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि कैसे होता है ये, क्या कहाँ पे क्या यूज़ आता है, बट ये k की वैल्यू -3/2 कभी नहीं हो सकती. सो ये हमारा एग्जाम्पल वैसे गलत है. ओके ओके. सो मूविंग हेड, अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है एक्सपेक्टेशन. अब सिलेबस में हमारा एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब होता है, अब हम ये देखते हैं. एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि मीन. एक्सपेक्टेशन को या तो मीन बोल लो, एवरेज बोल लो, सेम मतलब. एक्सपेक्टेशन, मीन, एवरेज, ये हमें ये बताता है कि हमारा कल को अगर हम वापस से, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि एक डाइस को रोल करने का, मतलब एक कॉइन को टॉस करने का, तो उसमें हमारे पास हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल. तो मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 बार एक हेड आया था, सिंगल हेड, ठीक है. मतलब 2 कितनी बार आया था, 1 टाइम. 1 हेड कितनी बार आया था, 2 टाइम्स. और 0 हेड कितनी बार आया था, 1 टाइम. तो यानी कल को अगर हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो 1 आने के चांसेस ज़्यादा हैं. क्यों? क्योंकि उनकी अकरेंसेस ज़्यादा है. जिनकी अकरेंस ज़्यादा होगी उसके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे. सो एक्सपेक्टेशन हमें यही निकाल के देता है कि हम कैसे पता लगाए कि किसके चांसेस आने के ज़्यादा है. एवरेज हमारी कहाँ पे जा रही है, एवरेज वैल्यू. सो एक्सपेक्टेशन, मीन, एवरेज वही चीज़ है. अब एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन को लिखते कैसे हैं. एक्सपेक्टेशन हमेशा सिर्फ रैंडम वेरिएबल्स की निकाली जाती है, किसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की नहीं निकाली जाती. तो अगर हमारे पास x एक रैंडम वेरिएबल है तो उसका एक्सपेक्टेशन हम ऐसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है. अब x अगर एक रैंडम वेरिएबल है तो इसका कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी होगा. तो उसका नाम दे दिया हमने px. px इज़ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन. ओके. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x. सबसे पहले हम ये डिस्क्रीट के लिए देखते हैं. सबसे पहले हम अपना सिलेबस डिस्क्रीट के लिए कवर करेंगे, फिर कंटिन्यूस के लिए कवर करेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे बाय वेरिएट पे, मतलब जहाँ पे हमारे पास 2 रैंडम वेरिएबल्स आते हैं. पहले हम सिंगल रैंडम वेरिएबल्स के खेल देख रहे हैं और उसमें भी डिस्क्रीट का देख रहे हैं. सबसे पहले सिंगल रैंडम वेरिएबल, उसमें भी पहले हम डिस्क्रीट का देखेंगे, फिर कंटिन्यूस का देखेंगे, फिर डिस्क्रीट में सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. फिर ये ख़त्म करने के बाद फिर हम जाएंगे मल्टीनोमियल पे, जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल होंगे, एक्स वाई वगैरह, फिर उस पर जाएंगे. सो ये चीज़ करने से हमारे पास यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों कवर हो जाएंगे. अभी सिर्फ समझने का है, नोट्स वगैरह बाद में शेयर हो जाएंगे. एंड मैं अपना फ़ोन नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा. इन केस किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है. एंड मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी उसको रिप्लाई दे पाऊँ. सो एक्सपेक्टेशन, मीन, एवरेज. अब एक्सपेक्टेशन को हम लिखते हैं EX से, एंड EX इज़ हमारा, अगर हम डिस्क्रीट के लिए बात कर रहे हैं तो पहले हम यहाँ मेंशन कर देते हैं डिस्क्रीट के लिए.
तो डिस्क्रीट के लिए हम कैसे लिखते हैं, समेशन जो भी रैंडम वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई बाय में एक्स पी एक्स, यानी जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीप्लाई बाय में उसकी वैल्यू, उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मल्टीप्लाई फिर प्लस। एक एग्जांपल लेके करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। वापस टॉस अ कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने बनाया था कि x की वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 0 की, 1/4, 2/4, 1/4, ये बनाया था। अब इसमें हमने वहाँ पे चेक किया था कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1 क्यों आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 की ज़्यादा है, तो यहाँ में हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1 आनी चाहिए। अब चेक करते हैं कैसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ प्रोबेबिलिटी एल एक्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, यानी एक्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी 0 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो 0 हो गया, और 2/4 इज़ 1/2 एंड अगेन इट इज़ 1/2, 1/2, 1/2 प्लस 1। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है 1, यानी हमारी मीन वैल्यू क्या है इसकी 1। सो ये होता है एक्सपेक्टेशन का मतलब। नाउ अब आगे इसमें आते हैं मूवमेंट्स। मूवमेंट्स क्या होता है, मूवमेंट्स हमें बताता है कि हमारा डेटा जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट, कैसे स्टैटिस्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे प्लेन में। सो मूवमेंट्स हमारे कई ऑर्डर के होते हैं, मूवमेंट्स ऑफ ऑर्डर 0, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऐसे। मूवमेंट्स ऑफ ऑर्डर 0 जो होता है, मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 0 उसको हम बोलते हैं मीन, जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए, दैट इज मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 0। सॉरी, मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 0 नहीं, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट अबाउट मीन। पहले इन दोनों को देखते हैं। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 0, और मीन का क्या हो गया x माइनस म्यू। ओके, सो दिस इज़ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, जहाँ पे यहाँ पे 0 आता है माइनस के बाद, और मूवमेंट अबाउट मीन में क्या आता है, हमारी मीन वैल्यू आती है किस रैंडम वेरिएबल की जो हमने ऊपर निकाला है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x को ज़रूरी नहीं है कि हम ex से ही डिनोट करें, हम यहाँ मीन से भी डिनोट कर सकते हैं, म्यू, इसका नाम है म्यू। सो ex माइनस 0, ex माइनस म्यू, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट अबाउट मीन। इसी को हमने क्या बोला, e ऑफ x, जिसको हमने बोला मीन। ओके, मूवमेंट अबाउट मीन। मूवमेंट अबाउट मीन को हम बोलते हैं सेंट्रल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल मूवमेंट। अब इसके आगे क्या होते हैं, हमने मूवमेंट ये तो देखा हमने मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 1 का, इसमें वैल्यू क्या है 1, दिस इज मूवमेंट ऑफ ऑर्डर 1, मूवमेंट अबाउट मीन ऑफ ऑर्डर 1। अब हम देखेंगे मूवमेंट अबाउट मीन ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 4। ओके, सो मूवमेंट अबाउट मीन ऑफ ऑर्डर 2, 3, 4, यानी इसको हमने लिखा x माइनस म्यू का स्क्वायर, इसको हमने लिखा x माइनस म्यू का क्यूब, इसको लिखा x माइनस म्यू का 4। x माइनस म्यू के स्क्वायर यानी मूवमेंट अबाउट मीन ऑफ ऑर्डर 2 को हम बोलते हैं वेरिएंस, और वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर। x माइनस म्यू के क्यूब को बोलते हैं हम स्क्यूनेस, और इसको बोलते हैं कुटोसिस। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे पेपर में आ सकते हैं 2 मार्क्स में। सो वी हैव मीन,
वेरिएंस, स्क्यूनेस और क्यूटोसिस जो हमारे सिलेबस में है। अब इनके अगर ग्राफ देखते हैं तो पहले आ गया मीन, वेरिएंस, सबका मतलब समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस। ओके, सो मीन इज कि हमारा डेटा अगर ऐसे है तो हमारा जो ये पीक पॉइंट होता है, ये पीक पॉइंट हमें बताता है कि हमारा डेटा सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है, इस पीक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इस एक्स की वैल्यू होगी, इस एक्स की वैल्यू को हम बोलते हैं मीन, कि जहाँ हमारा डेटा सबसे ज़्यादा स्टोर है। तो मीन हमें यही बताता है कि डेटा हमारा सबसे ज़्यादा किस तरफ है, उसको हम बोलते हैं मीन, उस पीक पॉइंट को बोलते हैं मीन। वेरिएंस होता है कि हमारा डेटा जो है उस मीन पॉइंट के कैसे डिफ़र कर रहा है, कि मतलब हमारा मीन यहाँ पे है, ये स्टार हमारा मीन है, ओके, एंड हमारा डेटा जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे रैंडमली पूरे प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये हमारा डेटा कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट है, कितनी दूरी पे डिस्ट्रीब्यूट है, कितने लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, किस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हम बोलते हैं वेरिएंस। स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस होता है कि क्या, स्क्यूनेस हमें बताता है कि हमारा डेटा क्या एक तरफ शिफ्ट है, कि मतलब लेफ़्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है, यानी हमारा डेटा ऐसे है या हमारा, सो यस, स्क्यूनेस क्या होता है कि हमारा डेटा कैसे स्क्यूड है, कैसे हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सारा डेटा एक साइड है, लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है, तो वो होता है लेफ़्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड। ओके, एंड कुर्टोसिस इज कि हमारी जो डेटा है उसकी टेल, उसके ये जो पीक पॉइंट्स है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, किसका मीन ज़्यादा है, किसका मीन कम है। अभी हमारे है 4 ग्राफ्स, जो अगर हमारे पेपर में आता है क्वेश्चन तो उसमें हमने 1 लाइन डेफिनेशन लिखी, इनके फॉर्मूले लिखे, ये वाले फॉर्मूलेस, और ये ग्राफ बना दिए 2 मार्क्स में, सो नंबर पूरे। अब इनमें से जो हमारे 2 मूवमेंट्स काम के वो हमारा मीन और वेरिएंस। मीन हमने देखा हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन से भी डिनोट कर सकते हैं, बट उसका जो फॉर्मूला है वो है समेशन एक्स पी एक्स। और वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इज एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, जो हमने अभी आपको आइडेंटिटी देखी थी। बट इससे आगे चलने से पहले हम मीन की कुछ एक्सपेक्टेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन। किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का एक्सपेक्टेशन हमेशा वो कॉन्स्टेंट वैल्यू ही होगी। सबसे पहली बात तो ये, किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का एक्सपेक्टेशन हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू ही होगी। किसी भी 2 रैंडम वेरिएबल्स का एक्सपेक्टेशन अगर प्लस है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर x और y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, अगर x और y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है तो उस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ y इसके बराबर हो जाएगा। अगर हमारा किसी रैंडम वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और रैंडम वेरिएबल अंदर आ जाएगा। ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारी। अभी इन प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो अभी यहाँ पे ये सारे प्लस में है, प्लस माइनस में है, तो हम ये सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करके इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू एक्स। ओके, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर क्या है, म्यू क्या होता है, म्यू एक मीन है, और मीन क्या होता है, नंबर के फॉर्मेट में आता है, कोई वेरिएबल के फॉर्मेट में नहीं आता। यानी मीन 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2.5 ऐसे कुछ नंबर आएगा, और नंबर का स्क्वायर अगेन नंबर, और एक नंबर यानी कॉन्स्टेंट हो गया। तो कॉन्स्टेंट का अगर एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, तो म्यू स्क्वायर बाहर आ गया। अगेन म्यू यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट है, तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम म्यू को बाहर ले आएंगे। 2 म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2। अब एक्सपेक्टेड
ई एक्स क्या है, ई एक्स हमारा म्यू ही तो है, ई एक्स इज़ मीन, मीन यानी म्यू, सो म्यू मल्टीप्लाई म्यू यानी म्यू स्क्वायर, सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर, म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ये माइनस म्यू स्क्वायर हो गया, और म्यू क्या है हमारा ई एक्स, तो ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू क्या है हमारा ई एक्स का होल स्क्वायर, तो यानी हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला बन गया ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस को जरूरी नहीं कि सिग्मा स्क्वायर लिखो, वेरिएंस को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं स्क्वायर, जो कि हमारा क्या होता है वेरिएंस का अंडर रूट, जो भी हमारा वेरिएंस की वैल्यू आएगी उसका अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। सो दिस इज़ मीन एंड वेरिएंस जो आगे हमें यूज़ होंगे। तो अभी तक जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आए वो आए, एक तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं दिस फॉर्मूला, एक वेरिएंस का फॉर्मूला और एक स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ये जो 3 फॉर्मूलेज है ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है। सो यस, इनको अभी से लर्न करना शुरू कर दो। अब इनमें हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ और आती हैं कि जो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, मतलब हमारा वेरिएंस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वेरिएंस ऑफ सम, जो हमारे पास सिलेबस में है। मतलब सिलेबस में हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, मूवमेंट्स एंड वेरिएंस ऑफ सम। तो वेरिएंस ऑफ सम हो गया ये कि सम का वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और मूवमेंट्स यानी मूवमेंट्स ऑफ सम ई ऑफ एक्स प्लस वाई इज ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई। सो दिस इज मूवमेंट्स ऑफ सम। सो दिस वर द 2 प्रॉपर्टीज। नाउ अब हम आगे चल रहे हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी देख ली, मूवमेंट्स देख लिए, एक्सपेक्टेशन देख लिए, वेरिएंस देख लिया, रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस को हम प्रोबेबिलिटी स्पेस भी बोलते हैं। अब आगे हम देखेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास फर्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो आता है हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बड़ा ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि जो भी इसका आउटकम आएगा वो आउटकम हमारे पास हमेशा बाइनरी आएगा, बाइनरी आउटकम होगा। बाइनरी आउटकम का क्या मतलब है कि या तो येस या नो, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1, मतलब ऐसे कुछ वैल्यूज़ आएंगी जिसमें बाइनरी आउटपुट हो, या तो येस आएगा या नो आएगा, ट्रू फॉल्स 0 1। ऐसे कभी भी हमेशा यूँ नहीं होगा कि कुछ 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएँ। जैसे कि एक कॉइन, जैसे इसका अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉइन को हमें टॉस करना है, तो उस टॉस करते वक्त हमारे पास 2 आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट्स अ बाइनरी आउटकम। बट अगर हम डाइस को रोल करते हैं, अगर एक डाइस को रोल करते हैं, गिट्टे को रोल करते हैं, तो उसमें हमारे 0 1 2 3 4 5 6 ये 1 2 3 4 5 6 ये सारी वैल्यूज आ सकती है। सो ये बाइनरी नहीं रही, इसमें 6 आउटकम आ सकते हैं। सो बाइनरी आउटकम का क्या मतलब है, जिसमें सिर्फ हमारे पास 2 ही आउटकम आए। और दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का क्या मतलब है कि जो भी जितने भी हम ट्रायल कर रहे हैं, कि मतलब अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करने लग रहे हैं, ट्रायल्स का क्या मतलब होता है, ट्रायल्स का जैसे हम कहीं कपड़े भी लेने जाते हैं तो हम फिटिंग वगैरह के लिए जो देते हैं उसमें हम वापस से उसका ट्रायल करते हैं। इवन हम कुछ परचेज़ भी करते हैं तो भी हम उसका ट्रायल करते हैं। तो ट्रायल्स वही चीज़ है कि हम उसका कितनी बार ट्रायल कर रहे हैं, कि पहले हमने एक बार कि हम कुछ लेट से शर्ट लेने गए मार्केट में, तो शर्ट लेते वक्त हमने पहले उसका एक बार पहन के देखा हमने, तो दैट्स ट्रायल 1, फिर ट्रायल 2, फिर ट्रायल 3, ऐसे। सो इसी में इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का क्या मतलब हुआ कि हमने जो 3 अलग अलग शर्टें ट्राई करके देखी, शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, वापस में तीनों का साइज़ जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पसंद इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का मतलब वो है कि मतलब एक का आउटकम दूसरे के आउटकम पे कुछ डिफ़र ना करे, कुछ डिपेंड ना करे, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। तो ये जो 2 हमारी कंडीशंस है, ये हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस है।
अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन। अब ये हमारा डिस्क्रीट है तो हम हमेशा समेशन यूज़ करेंगे, समेशन सॉरी समेशन ही, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर मल्टीप्लाई में। सो इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, कि हमने कितनी बार ट्रायल करके देखा है एक इवेंट का। आर है कि हम कितने मतलब हमारा फेवरेबल आउटकम जो है वो। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लेकर करेंगे तो इजीली आ जाएगा हमें समझ में। पी है हमारा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब एक एक करके समझते हैं इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल क्या लिया हमने कि कॉइन को हमने 2 बार टॉस करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। सो अब इसमें हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया था सबसे पहले, एक्स रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ हेड्स, एक्स क्या हमारा नंबर ऑफ हेड्स। ओके पहले हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया था ये कि कैसे निकलता है इसका, बट फिर भी एक बार हम इसके बाइनोमियल के थ्रू भी करके देखेंगे। 0 1 2, जब हमारे पास 0 था एक्स की वैल्यू तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या निकल के, इसका सैम्पल स्पेस क्या आया था हमारे पास, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। अब 0 आने के चांसेस क्या है, 1/4 2/4 1/4। सो ये आया था। सो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले निकाल लिया था। अब हमें ये भी पता है कि 1 आने एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4 है। ओके अब हम इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ़ ट्रायल क्या हुआ, 2 टाइम्स, क्योंकि हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया। ओके टॉस कॉइन को 2 बार टॉस किया तो एन की वैल्यू क्या हुई, 2। सो 2 सी आर, आर की वैल्यू क्या है, अब हमें कितने हेड्स चाहिए। सो यस कि अब इसमें 2 हमारा क्या है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। अब आर क्या है हमारा, हमें चेक करना है कि 0 आने के बाद। सो ऐसे ही हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करके हम हर एक रैंडम वेरिएबल की हर एक वैल्यूज़ के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, अब ये तो इजी था थोड़ा, हमने तो इसलिए काउंट कर लिया यहाँ से कि भाई एक्स की वैल्यू 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 आने की क्या है, 2 आने की क्या है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमारे पास सैम्पल स्पेस था और छोटा ही सैम्पल स्पेस है, सिर्फ 4 ही इसमें आउटकम्स है, तो उसके थ्रू हमने कर लिया था। बट अगर मैं यहीं बोलूँ कि हमने एक कॉइन टॉस अ कॉइन ट्वाइस, मतलब 100 टाइम्स हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो उसमें मेरे को बताओ कि 30 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब मैंने एक कॉइन को 100 बार उछाला तो उसमें से 30 बार हेड आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसके लिए हम ऐसे अगर बनाने लगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पल स्पेस लिखने लगे तो बहुत टाइम जाएगा और ना तो हम कर पाएंगे। सो इसलिए हमारे पास क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है कि n की वैल्यू हमारी क्या हुई, 100, क्योंकि हमने उसको 100 टाइम रोल किया। r क्या वो पूछ रहा है हमसे, 30 टाइम्स। अब p क्या हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का क्या मतलब हुआ कि हमने एक जब सिंगल कॉइन को टॉस किया था तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, दैट वाज 1/2। अगेन q की वैल्यू क्या है यहाँ से, 1 - p, दैट इज़ 1/2। अब ये हो गया तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे NCR, p की पावर r q की पावर n-r। अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो n की वैल्यू 100 c, r की वैल्यू 30, p यानी 1/2 की पावर p की वैल्यू 1/2, r की वैल्यू क्या है 30, और ऐसे 1/2, q की वैल्यू 1/2, n-r यानी 100 - 30 दैट इज़ 70। तो यहाँ से 100 c 30 और 1/2 की पावर 100। सो इसकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो हमारा क्या बन गया, हमारा फाइनल आंसर बन गया जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी। सो इतने स्टेप में हमारा सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसका कॉइन टॉस 100 टाइम्स। अगर वो हमसे पूछता है कि 30 हेड, 31 हेड, 32, 3, 4, 35, 36, 37, 38, 39 या फिर 15, 16, 17, 18 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बस इसमें आर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमारे पास आंसर आते रहेंगे। सो ऐसे हम करके पूरा एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं।
सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे यूज़ होता है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक कंडीशन और है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम छोटे ट्रायल्स के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी n की वैल्यू लेस देन 30 हो। जहाँ हमारी n की वैल्यू लेस देन 30 होगी वहाँ पे हम बाइनोमियल यूज़ करेंगे। जब हमारी n की वैल्यू 30 से बढ़ जाएगी तो उसमें हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो ये हमारा डिसाइड करता है कि हमारा सैम्पल स्पेस की मतलब उसका कितना है, टोटल ट्रायल्स कितने हुए हमारे। जैसे यहाँ पे 100 टाइम्स था, सो यहाँ पे हमें पॉइजन यूज़ करना चाहिए था, बट समझाने के लिए मैंने आपको बाइनोमियल के लिए ले लिया था। ओके, सो आगे से हम जब भी हमारे पास n की वैल्यू 30 से ज़्यादा होगी तो हम पॉइजन यूज़ करेंगे, और जब हमारी 30 से कम होगी तो हम बाइनोमियल यूज़ करेंगे। ओके, सो अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालते हैं, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसे ही वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बाइनोमियल का जो मीन होता है वो हमारा आता है NP के बराबर, और वेरिएंस होता है हमारा NPQ के बराबर। यानी n यानी हमारा ये, P हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और NPQ यानी n हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सो इनकी वैल्यूज रख के हम मीन और वेरिएंस का यूज़ निकाल सकते हैं। ओके, सो मतलब अगर हम इसी एग्जांपल का मीन निकालना चाहें तो कैसे निकल आएगा? NP, n की वैल्यू क्या है 100, प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, दैट इज़ 50। यानी जो 50 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। और ऐसे ही वेरिएंस यानी NPQ, n की वैल्यू क्या है 100, P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 1/2, दैट इज़ 25। ओके, सो मीन और वेरिएंस ऐसे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है आपका, जो अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा आगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा n की वैल्यू 30 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। ओके, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी फॉर x इज़ e की पावर माइनस म्यू की पावर r बाय में r फैक्टोरियल। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मूला वेयर सिंपल सा है इसका, मीन क्या हमारा म्यू और r क्या हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो। सो r वो हो गया, म्यू हमारा मीन हो गया। ओके, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की एक जैसे बाइनोमियल में मीन और वेरिएंस क्या था NP और NPQ, वैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो मीन होता है वो म्यू तो होता ही होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है, और वेरिएंस भी इसका हमेशा म्यू के बराबर ही होता है। मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस दोनों बराबर होते हैं। ओके, सो इसमें ऐसा और कुछ है नहीं। मतलब अगर हम इस एग्जांपल को अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे म्यू क्या आ सकता है हमारा, म्यू हमारा हो गया NP के बराबर। ओके, और NP हमारा मीन यहाँ पे हमारा किसके बराबर आया था 50 के। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू क्या हुई हमारी 50, e की पावर माइनस 50 की पावर r की वैल्यू क्या थी हमारी, हम 30 हेड्स कैलकुलेट कर रहे थे, सो 30 और यहाँ पे 30 फैक्टोरियल। तो यहाँ जो आंसर आएगा और जो यहाँ जो आंसर आएगा वो हमारी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ऑफ अकरिंग 30 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 100 टाइम्स। ओके, सो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका मीन और वेरिएंस हमेशा इक्वल होता है, ये याद रखना। ओके, अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की एक चीज़ हो रहा है कि हमारा n जो होता है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, मतलब हमारे नंबर ऑफ ट्रायल जो होते हैं वो इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो हमारी 0 के अप्रोच करती है। मतलब प्रोबेबिलिटी हमारी कम से कम होती है, नहीं, प्रोबेबिलिटी Q को अप्रोच करती है,
एन हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है जहाँ पे हमारे नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो, और पी और क्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बराबर होती है लगभग। सो इसलिए हमारा वहाँ पे हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है। ओके, सो दिस वाज द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और आज हमने सारा मतलब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमने वो देखा। उसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने, उसके फिर बाद में हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखा। उससे पहले हम एक्सपेक्टेशन के बारे में पढ़ चुके थे कि एक्सपेक्टेशन क्या होता है। फिर उसमें हमने मूवमेंट्स पढ़ा, मूवमेंट्स ऑफ सेंट्रल मूवमेंट हमने पढ़ा, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड मूवमेंट्स अबाउट मीन। फिर हमने सारे ग्राफ्स देखे, मीन और वेरिएंस क्या होता है एंड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। और सबसे स्टार्टिंग में हमने प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सैम्पल स्पेस, रैंडम वेरिएबल्स, ऐसे कुछ हमारे जो कुछ टर्म्स थी हमने उनके बारे में पढ़ा। रैंडम वेरिएबल, सैम्पल स्पेस, एग्जांपल्स वगैरह देखा, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। तो एंड कल से आज हमने मेनली डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आज हमने मेनली ये कवर कर लिया। कल हम कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम ये कवर करेंगे सारा। एंड किसी को अगर डाउट हो तो वो मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं एंड कोई भी टॉपिक वगैरह समझना हो तो वो भी समझा दूंगा मैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, विल मीट यू टुमारो।